हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स में आपका स्वागत है। डियर, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। जो हमारी एसएससी जेई की सीरीज चल रही है ये 20 डेज़ का, उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं। सोम सब्जेक्ट हमारा चल ही रहा है, उसमें थर्ड चैप्टर डियर हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक हमने 2 चैप्टर देख लिया डियर। कौन कौन से? हमने फर्स्ट चैप्टर अपना देखा हुआ था, 2 चैप्टर टोटल डिस्कस किया। थर्ड चैप्टर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है डियर, काफ़ी शानदार होगा। 2 चैप्टर हमने कौन कौन से देखा? एक हमने देख लिया बेंडिंग स्ट्रेस वाला देख लिया है, और इसके पहले स्टार्टिंग एक हमने देखा था चैप्टर, और ही शानदार चैप्टर था, काफ़ी मतलब मस्त चैप्टर था, तो वो भी एक शानदार चैप्टर रहा। इसका सेकंड बेंडिंग शियर देख लिया। फिर लास्ट में हम जो आज बात करेंगे वो स्लोप और डिफ्लेक्शन की। अच्छा, अभी कॉलम स्टडी देखना है हमें, टॉर्सन देखना है, स्प्रिंग देखना है, फिक्स बीम का क्वेश्चन देखना है डियर, और साथ ही साथ अभी कॉलम का, हाँ, और इसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन का एसएफडी पीएमडी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एसएफडी पीएमडी डिस्कस कर चुके हैं, और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इस बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। 2 चैप्टर डिस्कस हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर करेंगे, लेट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत ही शानदार सेशन है डियर। देखो, जो ये हमारी एसएससी जेई की चैप्टर वाइज वाली बुक है ना, उस पर ही ये बेस्ड हम लोगों ने सेशन बनाया हुआ है। मीन्स की एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओवरऑल अगर आपने इस पूरी बुक को पढ़ लिया और प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, और कैप्सूल वगैरह जो हमारी आती है, या फिर ऑलरेडी आपने अपना शॉर्ट नोट्स बना रखा होगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है कैप्सूल की। ऑलरेडी मतलब कि जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए वो चीज़ें होती हैं, तो हम तो आपको इन्फॉर्म कर दिए, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। जो देखो, जो लोग प्रिपरेशन में लगे होते हैं उनको आइडिया होता है कैसे क्या करना है क्या नहीं, तो सब कुछ उन्हें पता है। बस हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस पे ध्यान रखिए। साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखो रिकॉर्डेड वीडियो हमारे जा रहे हैं, बट ये मत सोचो कि वो रिकॉर्डेड, उसको एक लाइव का मजा लेके करो अपना, तब इंटरेस्ट आएगा डियर। देखो, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए हम आज का सेशन डियर स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड चैप्टर डियर हम लोग का है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप और डिफ्लेक्शन पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा स्लोप और डिफ्लेक्शन में क्या है ना, पूरे के पूरे चैप्टर में ओवरऑल केवल 2 ही चीज़ निकालनी थी, स्लोप और डिफ्लेक्शन। बीम दी होगी, सिंपली सपोर्टेड बीम होगी, कैंटिलीवर बीम होगी। अब उस पर कहीं यूडीएल लोड लगा, कहीं पॉइंट लोड लगा, और कभी यूबीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये सब लोड लगा देगा। तो इन सब पर कभी स्लोप निकालना हो, कभी डिफ्लेक्शन निकालना हुआ, या फिर कभी पूछ ले कौन सा मेथड है। क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब थोड़े बहुत ही कॉन्सेप्ट हैं जिसके तहत पूरी प्रक्रिया नाचती है। अब आपका देखो डियर, क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक कैंटिलीवर बीम है, आपको दिख भी रहा होगा यार, कैंटिलीवर बीम है। अब इस बीम में क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड पी लगा रखा है। पॉइंट लोड पी लगा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पॉइंट लोड पी लगा रखा है। एज शोन इन द डायग्राम वेयर ई इज एंड मॉडुलस, कोई बात नहीं, एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इस सब तरह के क्वेश्चन में निकालना क्या था, डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करना है भाई। थीटा होता है स्लोप और वाई डिफ्लेक्शन, ये स्लोप है और ये डिफ्लेक्शन है। स्लोप तो यहाँ पूछा नहीं है, डिफ्लेक्शन पूछा है, डिफ्लेक्शन पूछा है डियर। चलो देखते हैं। अब देखो, हमें निकालना है कैंटिलीवर बीम के लिए, बट हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखते हैं। देखो, इन सब तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप कई मेथड पढ़ते हो निकालने के, स्लोप और डिफ्लेक्शन, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकॉलेज मेथड पढ़ते हो ना, मोमेंट एरिया मेथड, ये सारे मेथड, क्लेप्टॉन मेथड, मतलब कि कई मेथड है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, और आप निकालते हो स्ट्रेन एनर्जी मेथड से भी निकाल सकते हो। तो कई मेथड है डियर कहने का। तो मतलब अगर देखा जाए ना, तो मोमेंट एरिया मेथड जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे काफ़ी इजीली निकल जाते हैं। और तरीका क्या है उसका निकालने का, बस बीएमएनडी का एरिया ले लो और EI से डिवाइड कर दो, तो आपको स्लोप मिल जाएगा, और उसी में एक्स बार मीन्स CG से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अब थीटा अगर निकालना है, अब थीटा ऐसे मतलब 2 पॉइंट के बीच का है, थीटा बी माइनस थीटा ए, मतलब कि कोई बीम है, अब ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, इसके बीच का निकालना है। थीटा बी माइनस थीटा ए कर देते हैं, थीटा बी माइनस थीटा बी माइनस थीटा ए हम कर देंगे, ठीक है डियर। थीटा बी माइनस थीटा ए, आप केवल थीटा ही समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ए अपॉन EI हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखते जाना आप, ए अपॉन EI। ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ BMD, एरिया ऑफ BMD। जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हो किसी बीम, कैंटिलीवर बीम है यहाँ पे, इसके लिए भी बनेगा, तो वही उसी का एरिया आपको लेना और EI से डिवाइड कर देना। ई क्या है, यंग्स मॉडुलस, आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस इसको डिवाइड कर देना, आपको स्लोप मिल जाएगा। और इसी स्लोप में जब आप CG से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डियर क्या आ जाएगा, आपका डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो वहाँ पे वैसे ही भी जिस पॉइंट तक का लेना है आप देख लेना, कर लेना, हम सीधे डिफ्लेक्शन लिखते हैं, ठीक है ना। तो सीधे हम डिफ्लेक्शन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि डिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पे आएगा तो जिस पॉइंट पे भी रहेगा।
अब ए अपॉन ए आई तो रहेगा ही रहेगा, ए अपॉन ए आई तो रहेगा इंटू एक्स बार। अब ये एक्स बार क्या है, एक्स बार अच्छा मैं एक फिगर बनाता हूँ, इस वाली बीम का ही फिगर मैं बनाऊंगा तो शायद आपको खुद ब खुद सारी की सारी स्टोरी पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी ना। बस उसको देखो डियर, अगर आपने इसको समझ लिया ना, हर टाइप क्वेश्चन डियर फाड़ के रख दोगे आप, खुद ब खुद आप फाड़ के रख दोगे, बताने समझाने की ज़रूरत आपको नहीं है डियर, ठीक है ना। बस समझते जाओ, देखते जाओ, खुद ब खुद पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो ही जाएगी डियर। मैंने एक कैंटिलीवर बीम में बना रहा हूँ, कैंटिलीवर बीम आप देखते जाओ, समझते जाओ। यहाँ पे लोड लगाते हैं, चलो लोड का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लोड P है, ठीक है। अब ये और इसके लेंथ जो है डियर वो दे रखा है L, लेंथ L है। इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। अब क्या है, हमको बनाना है इसका BMD बनाना है, तो हम BMD बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो लोड कैसा लगा है, पॉइंट लोड कैंटिलीवर बीम है, तो जब पॉइंट लोड लगा है तो अगर देखा जाए, चलो लाइन पहले सीधी लाइन खींच लेते हैं। SFD नहीं बनाएंगे, ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। SFD की ज़रूरत नहीं है, SFD हम नहीं बनाएंगे। किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है, नहीं होना भी नहीं चाहिए। अब देखो ये रूल तो पता है ना, कैसे करते हैं ना, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, अब मोमेंट कौन सा आएगा, इधर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर से क्या लेंगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉकवाइज नेगेटिव आएगा। P इंटू एल आएगा डियर, P इंटू एल आएगा, तो जो मोमेंट इस पॉइंट पे आएगा वो P इंटू एल ऐसे आएगा, उसकी वैल्यू P L। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन कैसे जाएगी, इंक्लाइंड लाइन जाएगी, ठीक है डियर, यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइंड लाइन जाएगी। ये आपका BMD आएगा डियर, दिस इज योर BMD, दिस और BMD। अब ये आपका BMD बन गया डियर, ये आपका BMD बन गया, निगेटिव साइन के साथ है, डाउनवर्ड में बना हुआ है। अब ये क्या है, दिस इज योर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ही है ना, कुछ और क्या ना डियर, ये ट्राइंगल ही है। अब इस ट्राइंगल की कहानी देखो, इस ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें पता है आपको, आपको हाइट पता है, बिल्कुल ये PL हाइट पता है ना, बिल्कुल PL आपको हाइट पता है, आपको ये L भी पता है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी आपको L पता है। तो एरिया अगर निकालने BMD का तो क्या आएगा, 1/2, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 PL इंटू L, PL इंटू L, यही तो होता है डियर, बस PL इंटू L। जब इसको कर दिए तो क्या आएगा, PL स्क्वायर बाई 2, इतना आएगा क्या, इतना आएगा ना डियर। जब इतनी चीज़ें आएंगी तो आई थिंक अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, अब तो आपको प्रॉब्लम डियर आनी ही नहीं चाहिए। तो यही सारी चीज़ें डियर थी, आपको इतना ही देखना है। अब ये क्या था डियर, PL स्क्वायर बाई 2 आपने देख लिया है, तो यहाँ से चीज़ें आपने कर लिया है। अब आपको क्या निकालना है, आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। हम डिफ्लेक्शन निकालना मतलब एक्स बार भी हमें निकालना होगा डियर, एक्स बार भी तो हमें निकालना ही होगा। तो एक्स बार कहाँ से निकालते हैं, जहाँ से लोड लगा है वहाँ से निकालोगे, मीन्स कि फ्री एंड से। तो एक्स बार कहाँ आएगा, इस ट्राइंगल का सीधी कहाँ होता है, इस ट्राइंगल का सीधी कहाँ होता है, हाइट से 1/3 पे, हाइट से 1/3 पे यहाँ सीधी आएगा। तो हाइट से 1/3 पे मतलब फ्री एंड से कितना हो जाएगा, 2/3, हाइट से 1/3 है उधर कितना 2/3, तो 2/3 L आएगा, 2/3 L आएगा, 2L/3 आएगा क्या, बिल्कुल 2L/3 आ जाएगा। अब यही सब पुटअप कर दो, रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, PL स्क्वायर, मतलब ये सब और लिखने की ज़रूरत नहीं, सब ओरली करने की ज़रूरत होती है डियर। PL स्क्वायर बाई 2, PL स्क्वायर बाई 2, PL स्क्वायर बाई 2, PL स्क्वायर बाई 2, EI लिख देना ऐसे। और एक्स बार है कितना, 2L/3। आंसर देखो मिल गया होगा आपको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा PL³/3 EI आया क्या डियर, PL³/3 EI। ऑप्शन आपको मिल गया होगा, डी ऑप्शन मिल गया होगा डियर। क्लियर है क्या चीज़ है, मतलब करते क्या है, आपको BMD बनाना है, बनाने BMD आना चाहिए। अच्छा ये सब मतलब कि आप जरूरत नहीं है इसको ड्रा करो, इमेजिन करके बनाओ खड़ा से कि ऐसे ट्राइंगल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और हाइट जो आएगी मैक्सिमम PL आएगी, और बेस जो उसका है वो L है, PL स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल, और 1/2 PL स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब एरिया जो आ गया, अब इस एरिया में क्या करना है डियर, हमें सीरीज मल्टीप्लाई करना, हमको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना था ना, बस इसीलिए तो जब डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना था डियर, जब डिफ्लेक्शन फाइंड आउट, तो डिफ्लेक्शन एक्स बार क्या है, CG हाइट से कितनी होती है आपकी 1/3 होती है,
जब हाइट से 1/3 होती है तो इस तरफ से कितनी होगी, 2/3 हो जाएगी, बस मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, तो आपको डी आंसर मिल गया बढ़िया, डी इज योर करेक्ट आंसर। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ जिसमें कई अदर और भी टाइप्स की बीम होंगी, लोड लगा हुआ, उसमें रेफरेंस देख लो, मतलब ज़रूरत है ना, मैं सिखा रहा हूँ। देखो कैसे निकालते हैं, क्योंकि अलग अलग शेप का डियर ना, अलग अलग शेप का एरिया निकालने का भी तरीका अलग अलग है। मैं दिखाता हूँ क्यों, कैसे बना। दो टेबल मैंने, दो आपके साथ एक टेबल है और एक ट्रायंगल, 4-5 ट्रायंगल क्या मतलब शेप अलग अलग हैं, पैराबोलिक वाला शेप है, क्यूबिक वाला शेप है, ट्रायंगल वाला, सबका एरिया और सीजी कैसे निकालते हैं यही सीख लिए आप ना। तो कई क्वेश्चन तो आप मतलब रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद एग्जाम में बैठ रहोगे तो निकाल लोगे, ईजिली निकाल लोगे। मैं इसलिए इस पॉइंट को समझा रहा हूँ आपको। देखो आपका फर्स्ट जो है डियर, जो फर्स्ट है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे कि विजिबिलिटी आपको प्रॉपरली क्लियर रहे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में क्या है, ये आपकी कैंटिलीवर बीम है। अब ओनली मोमेंट लगा रखा है, ओनली मोमेंट लगा रखा है, ठीक है। मोमेंट जब लग जाएगा, जब मोमेंट लगेगा तब कैसे बनेगा बीएमडी, बीएमडी रेक्टेंगल बनेगा, ये तो पता है ना आपको, रेक्टेंगल ही बनेगा भाई। एम आएगा, पूरा पूरा एम आएगा, बिल्कुल। अब जब एम आएगा तो आपको स्लोप, देखो ये स्लोप वाली लाइन है और ये डिफ्लेक्शन वाली है। अब स्लोप क्या होता है, एरिया बीएमडी का अपॉन EI, तो EI नीचे लिख दिया, नीचे लिख दिया EI, और ऊपर क्या रहा, एरिया। भाई M रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, M इंटू L, लंबाई को चौड़ाई तो होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये क्या है, M है और L हो गया, ML बाई EI, ये स्लोप आ गया। अब इसी स्लोप में आप क्या कर दो, CG से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि L/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो L/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, L/2 EI आएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे मैंने घुमा दो, सबका आंसर आपको खुद ब खुद मिलता जाएगा, खुद ब खुद मिलता जाएगा। इतनी बात समझ में आई है क्या। अब थोड़ा उसको वहीं पर रोक दो, मैं देखता हूँ आपको थोड़ा सा मैं एरिया और आपको सीजी निकालना सिखा दूँ कुछ शेप्स का, क्योंकि ट्रायंगल का आपको पता होगा बट आपको पैराबोलिक और क्यूबिक शेप में आई थिंक प्रॉब्लम होगी, मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल का आपको पता है एरिया कितना होता है, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, BH लिखा है ना, बिल्कुल। एक्स बार क्या होगा, B मतलब कि 1/3, ये बिड्थ अगर है इसकी, ये बिड्थ है तो हाइट से 1/3 पे, यहाँ से इतना। अब जिधर से निकालना होगा, वैसे मोस्टली इधर से निकालते हैं तो 2/3 कर देना भाई, B में से माइनस करोगे तो B - B3 2B/3 आ जाएगा। वो तो मैथ्स आती होगी आपको डियर। अच्छा इसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैंने वैसे बता दिया है, कभी नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशान मत होना, उसको याद ही मत करो। इसको देख लो, इसको देख लो, इसको 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 इसको, बस इतना ही देखना है आपको। अब एक देखो आपको दिखाई पड़ा है ऐसा शेप, मतलब कि ऐसा कुछ बनेगा, ये आपका बनेगा पैराबोला। ये क्या बनेगा, पैराबोला, पैराबोला बनेगा ना। पैराबोला पे 2 डैश बनते हैं, ये भी पैराबोला है, ये मतलब पैराबोला जो हमारा कर्व जाता है कहीं बीम पे ना, जैसे कि हर बीम में अलग टाइप का जाएगा। जैसे कि आप अगर देखोगे इसी बीम में देख लो, इस वाली बीम में, इस बीम में ग्राफ कैसा जाएगा, अगर SFD करोगे लीनियर जाएगा और BMD करोगे तो वो जाएगा पैराबोलिक जाएगा, बिल्कुल। अब इसी का अगर हम बनाएं BMD बना रहे हैं, ठीक है, BMD बनाओगे तो कैसा जाएगा डियर, वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे आएगी, तो कुछ शेप्स कैसा होगा, ऐसा जाएगा क्या, बिल्कुल BMD ऐसा बनेगा, मीन्स कि ये पार्ट ऐसा जाएगा डियर, बिल्कुल ऐसा ही जाएगा। तो इस शेप्स का हमें अगर एरिया निकालने पता है, अब ये शेप कौन सा वाला है, ये वाला है, ये मत कर देना क्योंकि इसमें अप है, कॉन्केव थोड़ा उठा हुआ है ना, कॉन्केव डाउन है, कॉन्केव अप है, बट आप कॉन्केव चक्कर मत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो। यहाँ पे क्या है, स्लोप यहाँ से आने पे इंक्रीज कर रहा है, बस स्लोप इंक्रीजिंग वाला यही है, हो गया, ऐसे चेक करते हैं और क्या। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो प्रॉब्लम है। 4-5 चीज़ें होती हैं, उसी के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती रहती हैं, ठीक है ना। तो इसका एरिया निकालने क्या है, 1/3 B इंटू H, 1/3 B इंटू H, 1/3 B इंटू H, ओके डियर। और इसका CG निकालने का तरीका क्या डियर, इसका CG होता है 3B/4, मतलब जो लेंथ रहेगी इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर 4 से डिवाइड कर देना, और ये कहाँ से आएगा, फ्री वाले एंड से, ओके। इतना की बात क्लियर है क्या। और अगर शेप ऐसा हो, पैराबोलिक कर्व क्या हो, उठा हुआ हो, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, 2/3 BH आ जाएगा एरिया, और x बार कितना जाएगा, 5/8 B। यार चीज़ें याद कर लेना, थोड़ा सा रट लेना किस तरीके से, मतलब इसको कर लोगे ना तो थोड़ा सा वो आसान हो जाएगा, जो भी आपको ईजी लगे वो कर लेना, मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ। अगर अब क्यूबिक डायग्राम मिले, अब क्यूबिक कब मिलेगा, UBL वाले केस में, UBL का अगर केस आए
ये वाला केस में, जैसे ये यूबीएल लोड लगा है ना, तो उस केस में क्यूबिक डायग्राम जाएगा। अगर क्यूबिक बना तो एरिया क्या निकालोगे, 1/4 बी इंटू एच, 1/4 बी इंटू एच, 1/4 बी इंटू एच, इतना आएगा डियर। एक्स बार कितना होगा, 4b अपॉन 5। अगर ऐसा वाला है मीन्स कि यहाँ से यहाँ चलने पे ये कॉन्केव डाउन माना जाएगा। बाकी अगर इधर से इधर चल रहे हो तो आपका ये इंक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा। यहाँ पे एरिया कितना आएगा, 3/4 बी एच, और एक्स बार कितना आएगा, 4/10 बी। ज़रूरत इसकी कम पड़ती है, मोस्टली इतने में काम हो जाता है। ट्राइंगल है उसमें, मतलब एक तरीका बता दिया गया, अगर कभी फंस गए नहीं हो पा रहा, अच्छा बहुत लंबा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में छोड़ देना, मतलब वो सॉल्व करने चक्कर में बैठ मत जाना कि इसको तो हम करके ही आएंगे, पीएचडी करने मत बैठना। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कम टाइम में जो हो जाए उसको करो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन एसएससी ऐसा डालता है इसमें आपका टाइम वेस्ट हो, तो आप क्लेवर बनना, थोड़ा सा देखना कनिंग टाइप के कि कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है, ठीक है। अब चलिए इससे बात करते हैं हम टेबल। अब कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, पॉइंट लोड लगा रखा है, पॉइंट लोड लगा रखा है, तो वैल्यू डियर कितनी आती है आपकी। तब अगर आप देखोगे तो आपका डिफ्लेक्शन कितना है। आप पहले स्लोप की बात करें, स्लोप में एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दो, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे है डियर WL² अपॉन 2EI डियर, ठीक है ना। WL² अपॉन 2EI ये क्या है, पॉइंट लोड कैंटिलीवर वाले में है, और इसमें अगर 2L/3 क्या करो, 2L/3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 2L/3 से किया, इसका रीज़न क्या है ना, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे, ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल और कहाँ से लेना, फ्री एंड से, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया 2L/3, तो वैल्यू आ जाएगा WL³/3EI। ये किस में आ गया, पॉइंट लोड वाले में, कैंटिलीवर में। तो आप एक तो ये सीख गए हो, दूसरा ये सीख गए हो, WL³/3EI, WL³/3EI किसमें, कैंटिलीवर पॉइंट लोड। अब ऐसे ही यूडीएल लगा कैंटिलीवर पे, तो WL⁴/8EI सॉल्व इसी तरीके से करोगे तो आ जाएगा वो। अच्छा यूडीएल लगा रहेगा तो L⁴ रहेगी, ध्यान रखना थोड़ा सा ये चीज़, मतलब ऑप्शन कभी कभी ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। डिफ्लेक्शन के केस में L⁴ रहेगा, यूडीएल और यूवीएल में L⁴ होता है, पॉइंट लोड में L³ होता है, ठीक है, और केवल मोमेंट है तो L² होता है। चीज़ें ना, ठीक है ना, चीज़ें इतनी बातें क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब WL³/3EI आपका पॉइंट लोड कैंटिलीवर में है, यूडीएल लगा है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से WL⁴/8EI, ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर यूवीएल लगा WL⁴/30EI, एक में कितना आ रहा है 3, एक में आ रहा है 8, एक में आ रहा है 30, 3, 8, 30, चीज़ें क्लियर है। सब क्या है, कैंटिलीवर, तीनों कैंटिलीवर है, पॉइंट पे 3 आया, यूडीएल में 8 आया, यूवीएल में 30 आया। चीज़ें कुछ रिलेट करते हुए चल नहीं, 3, 8, 30, मतलब याद रख लो, किसी रट्टा मार लो। अब अगर सिंपली सपोर्टेड बीम आ गया, पॉइंट लोड बीच में लग गया, कहाँ पे, तो 48EI कर देना बस, WL⁴/48EI, 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 ओके डियर। अब यहाँ पे L³ क्यों रहा, पॉइंट लोड लगा इसलिए। अगर यूडीएल लग जाए सिंपली सपोर्टेड बीम पे तो क्या करोगे, 5WL⁴/384, 5WL⁴/384, पॉइंट सारे क्लियर डियर, पॉइंट सारे क्लियर है क्या, बिल्कुल। आई थिंक पॉइंट सारे के सारे पे क्लियर हो गएंगे, कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है कि डियर, नहीं, बिल्कुल है ना। चलो, तो इतना पॉइंट्स देखना था, समझना था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछता रहेगा। तो यहाँ पे 5WL⁴/384EI ये चीज़ें हो गई हैं, कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया क्या है, विच आर द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। कौन सा मेथड यूज नहीं करते हैं, मोमेंट एरिया मेथड यूज करते हैं, कैस्टिक लर्नर्स मेथड करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी करते हैं, बट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इस मेथड को यूज नहीं करते हैं, किसके लिए, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो ये मेथड यूज कहाँ होता है, ये मेथड फ्रेम वगैरह का एनालिसिस करने के लिए यूज होता है, ये मेथड फ्रेम वगैरह का एनालिसिस करने के लिए यूज होता है। बाकी जितने मेथड थे सारे के सारे डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालने के मेथड थे, मोमेंट एरिया मेथड हो, डिफ्लेक्शन, डबल इंटीग्रेशन हो, मैकलॉथ मेथड हो, सब कुछ था डियर। क्वेश्चन काफ़ी ऑप्शन छोटा हो जा रहा है, चलो कोई नहीं, चलो मैं बोल दूंगा, थोड़ा देख लेना, ऑप्शन काफ़ी छोटा है डियर। एक कैंटिलीवर बीम स्पैन L दे रखा है, फिक्स्ड एट अ वन एंड, चलो देखते क्या बोल रहा है, एट वन एंड एंड अदर एंड रेस्टिंग फ्रीली ऑन द मिडिल ऑफ सिंपली सपोर्टेड क्रॉस बीम। अच्छा क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन है, लगाना है इसको, मैं लगाऊंगा, देखना। ऑफ द सेम स्पैन एंड सेक्शन, इफ द कैंटिलीवर बीम इज now loaded with a uniform load of W per unit length, find the reaction at the free end offered by the cross beam। Simply supported cross beam क्या होती,
सिंपली सपोर्टेड बीम को अगर इंक्लाइंड रख दिया जाए तो उसे बोलते हैं क्रॉस बीम, ठीक है ना। चलिए डियर बना रहा हूँ मैं, देखना समझना और बताना। एक क्या है कैंटिलीवर बीम, पहले हम कैंटिलीवर बीम कलर चेंज करते हैं, कैंटिलीवर बीम एक लेते हैं, कैंटिलीवर बीम एक लेते हैं हम डियर, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या, कैंटिलीवर बीम एक हम लिया हमने, उस पर लगा दिया यूडीएल लोड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने ऐसा बोला है, जो क्वेश्चन बोलेगा हम वही करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो है देखो कैंटिलीवर बीम स्पैन एल, ये एल स्पैन की है, इज फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड फिक्स है, अदर एंड रेस्टिंग फ्रीली ऑन द मिडिल ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड में है और सिंपली सपोर्टेड क्रॉस बीम है, मींस इंक्लाइंड, तो इसको हम इंक्लाइंड, ठीक, मिड पे आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, चीजें क्लियर। और सेम लेंथ की है, सेम स्पैन, ये भी एल ही, इसकी भी लंबाई, इस वाली बीम की भी लंबाई एल ही है, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म लोड W पर यूनिट, ठीक है। फाइंड द रिएक्शन एट द फ्री, हाँ पूछा क्या, रिएक्शन पूछा डियर, रिएक्शन एट द फ्री एंड ऑफर्ड बाय द क्रॉस बीम। अब यहाँ पे जो है आपको पता है रिएक्शन फोर्स आएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो कैंटिलीवर बीम है इस पर टिकी हुई है तो रिएक्शन तो मारेगी। अब इस रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाओ, देखो जब भी कभी प्रॉब्लम आए, क्योंकि आप 3 इक्वेशन जानते हो, समेसन F0 कर दो, समेसन मीन समेसन Fx, समेसन Fy 0 कर दो, मोमेंट 0 कर दो, समेसन M 0 कर दो, तो आपको 3 इक्वेशन बन जाते हैं, वहाँ सॉर्ट आउट करते हो, आपको इजीली आंसर मिल जाता है। बट कभी कभी वो चीज़ें नहीं होती, अब स्ट्रिक्टली इंडिटरमिनेट बीम होती है तो आपको इन इक्वेशन से आपको रिएक्शन फाइंड आउट नहीं होता है, तो उसके लिए करते क्या हो, डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, डिफ्लेक्शन को देखते हैं क्या ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बराबर करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं और वैल्यू आंसर मिल जाता है आपको, ठीक है ना डियर, बिल्कुल। अब आप देखो कैंटिलीवर बीम है, केवल कैंटिलीवर में यूडीएल की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा, चलो ड्यू टू हम लिखते हैं डियर, ब्लू पेन का पूरा यूज करते हैं, ड्यू टू यूडीएल, ड्यू टू यूडीएल की वजह से क्या होगा, इन कैंटिलीवर बीम, ठीक है ना, इन कैंटिलीवर बीम, इन कैंटी पूरा नहीं लिखते हैं, स्पेस कम है, इन कैंटिलीवर बीम में यूडीएल की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा वो क्या है, y1, वो क्या है y1 हमने लिया है। अब y1 वैल्यू डियर क्या है, y1 कितनी आएगी, इस पॉइंट्स को आपको क्लियर करना है। अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, फिर से देख लो एक बार, अभी मैंने यहाँ दिखाया था यूडीएल के केस में, यूडीएल ये क्या था डियर, यूडीएल था कैंटिलीवर बीम, कितनी वैल्यू आई थी, WL और 4/8EI वैल्यू आई थी ना, वही सेम चीज़ है। अब देख लो, एक ये काम लगेगा आपको, अब दूसरा क्या लगेगा डियर, आपको एक पॉइंट लोड वाला काम लगेगा, WL/3EI, ये भी याद रखो, बताऊंगा अभी, बस सुनते जाओ बस। और तीसरा आपको सिंपली सपोर्टेड बीम वाला काम लगेगा डियर, ये वाला, ठीक है। 3 चीज़ें याद रख लेना बस, WL/4/8EI और WL/3EI और WL/48EI, ठीक है ना। अब बस देखते जाओ, सारी चीज़ें रिमूव हो गई क्या, नहीं रिमूव नहीं हुई होंगी, हाँ, तो यहाँ पर डियर ये चीज़ें दे रखा है। अब y1 यूडीएल की वजह से कैंटिलीवर में क्या आएगा, जो डिफ्लेक्शन आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, W स्मॉल होगा, L/4/3EI, वैल्यू इतनी आई क्या, 8EI है डियर, ध्यान रखना, गलती मत करना वहाँ पर, नहीं तो पता लगे मिस्टेक कर दो ना तो चले जाओगे, बिल्कुल मिस्टेक मत करना, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, कहीं याद रहेगा 3, कहीं आएगा 8, वहीं गलती कर जाओगे। अगर ये आए मतलब कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई नहीं गए, ठीक है ना, 3, 8 और 48, 3, 8 और 48, ठीक है डियर। अब डियर ये पॉइंट्स आप देखो, ये y1 डिफ्लेक्शन आ गया। अब एक बात और सुनो, ड्यू टू यूडीएल तो हो गया, अच्छा जी जो डिफ्लेक्शन आएगा हम केवल हम कैंटिलीवर देखो तो नीचे मारेगा, डिफ्लेक्ट होगा, y1 नीचे आएगा ना। अब इस पॉइंट पर रिएक्शन भी मार रहा है ना, इसी फ्री वाले पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स की वजह से भी कैंटिलीवर पर क्या होगा, एक लोड लगेगा R, रिएक्शन फोर्स लगेगा, उसकी वजह से भी डिफ्लेक्शन कुछ होगा, उसका डिफ्लेक्शन हम R2 लेते हैं, मतलब सॉरी y2 लेते हैं, ड्यू टू रिएक्शन इन कैंटिलीवर, ऑन लिख दो यार, ज़्यादा बेटर वर्ड है, ऑन कैंटिलीवर पे क्या होगा, y2 लिखते हैं। अब
पॉइंट लोड, रिएक्शन कैसा, पॉइंट लोड, इसकी वजह से कैसे आएगा डियर, ये क्या था आपका, ये आपका डियर जो था वो था यूडीएल, पॉइंट लोड के साथ 3 हो जाएगा, तो वहाँ पे डियर जो वैल्यू आएगी आर लिखोगे, डब्ल्यू नहीं है क्योंकि आर हमने ले रखा है ना, तो आर एल क्यूब अपॉन 3EI। ये पॉइंट्स क्लियर है क्या डियर, बिल्कुल आई थिंक क्लियर होने भी चाहिए यार आपको, तो आर एल क्यूब अपॉन 3EI चीज़ें हो गई क्या, बिल्कुल हो गई हैं। अब एक पॉइंट्स और सुनो, जब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, अब ड्यू टू, अब क्या है देखो, ये काम निकल गया, लेकिन जो रिएक्शन आएगा, रिएक्शन सिंपली सपोर्ट पे भी तो मारेगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ड्यू टू रिएक्शन ऑन SSB सिंपली सपोर्टेड बीम, वहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, उसको हम डिफ्लेक्शन Y3 लिखते हैं। अब वो डिफ्लेक्शन Y3 है, R है, तो यहाँ पे 48EI है ना, तो RL क्यूब अपॉन 48EI कर दो, वैल्यू आपको कुछ मिल जाएगी। देख लो भाई, सारा वही चल रहा है कॉन्सेप्ट, 48EI, 3EI और 8EI, सब कुछ क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे RL क्यूब किया हमने और 48EI कर दिया, इतना कर लिया, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत आई थिंक डियर नहीं होगी आप सबको। तो Y1, Y2, Y3 तीन डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, केवल किसकी वजह से, SSB साला जो हमारा है, इस पर टिक गया कौन, यूडीएल आके कैंटिलीवर टिक गया है, बस इसी की सारी प्रॉब्लम आई है, मतलब इसको कहीं और जगह नहीं मिली डियर को, इसको क्या ही करोगे। तो जब यूडीएल है इधर लगा, डाउनवर्ड मारेगा तो Y1 डाउनवर्ड जाएगा, तो उस Y1 की वजह से ही Y1 को बैलेंस करने के लिए Y2 और Y3 डेवलप होंगे, क्योंकि ये टिका हुआ है ना, ऐसे टिका हुआ है ना इस पर। तो जो रिएक्शन मारा इसका R, यहाँ वाला रिएक्शन अपॉर्ड मारा, मतलब उसका Y2, उसके वजह डिफ्लेक्शन Y2, अब नीचे मारा जो ये SSB पे Y3, तो Y2 Y3 को ऐड करोगे तो Y1 आ जाएगा, मीन्स Y1 का जो है पार्ट Y2 Y3 में कंज्यूम हो जा रहा है, Y1 इक्वल टू Y2 प्लस Y3। तो Y1 की वजह से कौन कौन डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, जो Y1 डिफ्लेक्शन है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, Y2 और Y3। वैल्यू पुटअप कर दो, कुछ ना कुछ मिलेगा, देखते जाओ, WL⁴ अपॉन 8EI, ठीक है, Y2 क्या डियर, RL क्यूब अपॉन 3EI प्लस Y3 डियर क्या है, RL क्यूब अपॉन 48EI। ये सारी चीज़ें हैं क्या, बस जो दे रखा है ना इसी को सॉल्व कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्या पूछा है इसको देख लो, पूछा क्या डियर, इसने पूछा है कि फ्रीली ऑफर्ड है क्रॉस बीम कैंटिलीवर बीम, हाँ ठीक है, कुछ पूछा होगा यार, देखते हैं। इफ द कैंटिलीवर बीम इज नाउ लोडेड विद अ यूनिफॉर्म लोडेड ऑफ W यूनिट लेंथ, फाइंड द अच्छा रिएक्शन पूछ रखा डियर, R की वैल्यू पूछ रखा है, तो हमको R फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट डियर क्या करना है हमें, R, तो W की फॉर्म में आएगा L क्यूब, तो यहाँ बचेगा WL, EI कैंसिल, EI गया अपने घर, ठीक है। अब नीचे यहाँ बचा 8 डियर, यहाँ बचा आपका 1/3 और प्लस 1/48, इतना ही आया ना, कुछ और तो नहीं आया है। R यहाँ पे लिख दो भाई। इतनी चीज़ें क्लियर है डियर आपको, बिल्कुल इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए यार आपको, इतने में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सॉर्ट आउट कर लो, आंसर मिल जाएगा यार आपको, सॉर्ट आउट कर लो। यहाँ पे R मैंने कॉमन ले लिया, इसको किया 48 रहने दो भाई, मतलब कि 3 6 17 आएगा। यहाँ पे WL अपॉन 8, अब कैंसिल आउट कर लो, वैल्यू मिल जाएगी R, WL रहने दो, और 8 6 48 होता है, बच्चे को पता है, 6WL अपॉन 17 आंसर आया है R की वैल्यू। अभी ऑप्शन किस में है, देखो ऑप्शन काफ़ी क्लियर आपको विजुअल नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन 3/17WL, बी ऑप्शन 6/17W और सी ऑप्शन 3/8WL, डी ऑप्शन 2/5, तो बी इज करेक्ट आंसर 6WL/17। देखो थोड़ा सा हल्का सा लेंदी था थोड़ा सा, लेकिन चीज़ें अगर को याद रहती ना तो खड़ा से करते हैं। जैसे हम तो समझाया आपको इसलिए टाइम लगा, नहीं तो आपको Y1 पता होना चाहिए, WL के ऊपर 8EI होता है, और आपको Y2 पता होना चाहिए कितना हो जाएगा, RL के ऊपर 3EI, इसके बाद आपको Y3 पता होना चाहिए। मतलब ये क्यों, क्योंकि बीम के अकॉर्डिंग लग रहा है, RL के ऊपर 48EI, सारी चीज़ें वहाँ से हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कैंटिलीवर बीम है। अब यहाँ पे अब देखो सारा में केवल ऑप्शन पूछ रखा भाई, जो वही टेबल एक चार्ट था ना, बस उसी को याद कर लो, सारा क्वेश्चन लगता जाएगा। क्या पूछा, कैंटिलीवर बीम है, स्पैन एल कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रखा है इन द बीम, कितना आएगा, लोड कौन सा लगा है, यूडीएल लोड लगा है, अभी देखे थे हम। ऑप्शन बता दो भाई,
WL/4 रहेगा, ये याद रखना, WL/4 ATI, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। भाई देख लो यार क्या पूछा है, सुन लो पहले। यूनिफॉर्मली कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैनल कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल लोड लगा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आएगा। कैंटिलीवर बीम था, कैंटिलीवर बीम था डियर, कैंटिलीवर बीम था, बिल्कुल था। कैंटिलीवर बीम की कहानी है यहाँ पे WL/4/ATI, मतलब अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं, तो इसमें कन्फ्यूजन क्यों होना, यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा पूछ रहा है, कुछ नहीं है। तो ए इस करेक्ट आंसर मिल गया डियर, बिल्कुल। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे क्या है, कैंटिलीवर बीम है, लेंथ L है, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली। अच्छा यहाँ पे UVL लगा दिया भाई, UVL लगाया है। अब देखो UVL लगाया, कहानी थोड़ा सा देख लो। जब UVL लगाएगा तब कहानी क्या आएगी, तब फिर से देखो लोड कितना आया था आपको, 30 आ जाएगा, नीचे नीचे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, देख लो 30 आएगा डियर, देख लो। UVL लोड कैंटिलीवर लग गया, WL/4/30 EI, चीज़ें क्लियर है ना, बस 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 पहुँच रहे हो तुम, लगा लोगे, अब मुझे लग रहा है अब प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। UVL लोड लगे कैंटिलीवर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोई कन्फ्यूजन आई थिंक नहीं है। चलो डियर नेक्स्ट, अब क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है स्लोप इक्वल टू एरिया BMD अपॉन EI, एरिया ऑफ BMD अपॉन EI दे रखा है। इज द रिलेशन गिवन बाई, कौन सा रिलेशन किसकी वजह से आएगा। अभी जो स्लोप इक्वल आता है एरिया BMD लेते हो, किस कौन सा मेथड है ये, मोमेंट एरिया मेथड है, बिल्कुल मोमेंट एरिया मेथड है। तो मोमेंट एरिया मेथड कहाँ दिया है, मोहर सेकंड। अच्छा मोमेंट एरिया मेथड का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, मोमेंट एरिया मेथड का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे दिया मोहर सेकंड थ्योरम, मोहर फर्स्ट थ्योरम। जो मोहर, जो आपका मोमेंट एरिया मेथड है डियर, मोमेंट एरिया मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, मोमेंट एरिया मेथड है ना, इसमें दो पार्ट हैं आपके, एक फर्स्ट है और एक सेकंड। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या डियर, मोहर फर्स्ट थ्योरम, मोहर फर्स्ट थ्योरम, मोहर फर्स्ट थ्योरम है आपकी, फर्स्ट थ्योरम है आपकी, मोहर फर्स्ट थ्योरम और मोहर सेकंड थ्योरम, और मोहर सेकंड थ्योरम और मोहर सेकंड थ्योरम, ठीक है ना। मोहर फर्स्ट थ्योरम और मोहर सेकंड थ्योरम, दो थ्योरम। जो फर्स्ट थ्योरम वो स्लोप के बारे में जानकारी देती है और सेकंड थ्योरम है वो आपका डिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी देती है। चीज़ें क्लियर है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन आपको दिख गया ना, ऑप्शन आपका सी था डियर, ऑप्शन इसका सी था, फर्स्ट वाला। वही अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कैंटिलीवर बीम है, यूडीएल लगा हुआ देख रहे हैं, यूडीएल भी लगा रखा है सस्पेंड ने, और नीचे से लोड पॉइंट लोड भी लगा रखा है, दो के दोनों चीज़ें साथ में लगा दिया है। अब इसने पूछा क्या है, फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टू बी जीरो, मतलब डिफ्लेक्शन ना हो, डिफ्लेक्शन ना हो, इसके लिए वैल्यू ऑफ पी, इस पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस पी की वैल्यू क्या हो कि डिफ्लेक्शन ससुरा जीरो हो जाए, डिफ्लेक्शन ना हो, मतलब कि जो यूडीएल लग रहा है पी उसको बैलेंस कर ले, दोनों तरफ से बराबर हो जाए। तो एक काम करो, डिफ्लेक्शन जो है यूडीएल को जितना आएगा उसके बराबर पॉइंट लोड की वजह से कर दो, वैल्यू मिल जाएगी खुद ब खुद। यूडीएल को कितना आया था भैया, अभी निकाले थे WL/8 और इसका 3, बस मिल जाएगा आंसर। तो यूडीएल की वजह से WL/4/8EI इक्वल टू पॉइंट लोड की वजह से ऊपर मारेगा ना, तो आपका आएगा PL³ आएगा डियर, बिल्कुल PL³ आएगा आपका, PL³/3EI। अब क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ P, तो P की वैल्यू पूछा है, तो P की वैल्यू पूछा है, बताओ। WL आएगा अपॉन 8 रहने दो, 3 ऊपर, 3WL/8 कहाँ आया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन आया ना यार। ये सब कुछ क्या है, अभी क्वेश्चन वही टेबल जो दिखाया है उसी टेबल से सब क्वेश्चन लग रहे हैं, बस वही है और कुछ नहीं है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, SSB है, सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार है, सिंपली सपोर्टेड, मतलब कि बीम ही है बट रेक्टेंगुलर बीम है, डेप्थ D, ब्रेड्थ B है, लेंथ L है, कैरीज एन आइसोलेटेड लोड W एट द स्पैन, उसके मिड पॉइंट पे W लोड लग रहा है। द सेम बार एक्सपीरियंसेस एन एक्सटेंशन E, एक्सटेंशन भी हो जाएगा अंडर सेम टेंसाइल लोड, ठीक है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू एलांगेशन, चीज़ें अच्छी हैं, मस्त हैं। देखो हमको निकालना रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू एलांगेशन, पहले डिफ्लेक्शन देखते हैं, डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी डियर, इस केस में SSB है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड कहाँ लगा है, बीच में, बीचों बीच, तो वैल्यू कितनी आती है
48 EI आता है क्या? बिल्कुल आता है। WL क्यूब 48 EI आता है ना, देख लो फिर से, ऑप्शन आपको यहाँ दे रखा है, टेबल देख लो, SSB है, WL क्यूब 48 EI, बस ये पुटअप करो आप, बस वही करो बेटा, वही करो और कुछ मत करो, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है ना। WL क्यूब अपॉन 48 EI, ये डिफ्लेक्शन मिल गया। अब आप क्या करो, एलोंगेशन, एलोंगेशन का फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, डेल्टा L इक्वल टू PL बाई AE, P की जगह है W को, L बाई AE, WL अपॉन AE, ए क्या है? एरिया है, B क्या है? E क्या है? पता यंग मॉडुलस है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे W दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, L है, A एरिया डियर क्या है? एरिया यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो डियर एरिया आएगा आपका PL अपॉन AE, ठीक है। एरिया आपका BD, अच्छा एरिया का कोई काम हाँ कर लो, कट पुट जाएगा कुछ, क्योंकि हमको आंसर निकालना है और D और B इन सब के फॉर्म में निकालना है। तो L है, L का काम तो है नहीं, B और D, B इंटू डी, फिर E आ जाएगा यहाँ से। इतनी चीज़ें क्लियर हैं डियर? बिल्कुल, आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब अगर यहाँ पे देखो WL क्यूब है, हमको रेशियो निकालना 48 है, E है, रहने दो। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में कितना आएगा? BD क्यूब बाई 12 आएगा, बिल्कुल BD क्यूब बाई 12 आएगा, BD क्यूब अपॉन 12 ऊपर कर दें या फिर यहीं रहने दो, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसे घुमा के थोड़ा यहाँ लिखते हैं, तो WL क्यूब अपॉन 12×4 4 आ जाएगा, 4E BD क्यूब आया डियर। हमको रेशियो किसका निकालना? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये Y आया है और ये E आया है, तो Y अपॉन E कर दो, Y अपॉन E, W बार देखो हम बार बार लिख रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी पे डायरेक्ट कर देना, काट कोड देना, WL क्यूब अपॉन 4, हम थोड़ा इसलिए लिखें ताकि आप प्रॉपरली क्लियर रहे, कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। अब ये वाला डिवाइड करना है, मतलब AE इधर कर दो, AE मत लिखो, ये वाला पार्ट लिखो, क्योंकि A का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, BDE अपॉन WL, WL गया, W से W गया अपने घर, नानी के घर गया, W गया घर, अब बचा आपका L स्क्वायर बचा रहने दो भाई, ये L गया, बस L स्क्वायर बचा, और नीचे बचा आपका 4, E भी गया घर, BD कैंसिल, बचा D स्क्वायर, Y अपॉन E, आंसर देख के मिल गया होगा, L अपॉन 2D होल स्क्वायर, ऑप्शन किस में है? D नहीं है, C इज करेक्ट आंसर। क्लियर डियर? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब घुमा फिरा के मारेगा आपकी अच्छे से, ठीक है ना। चलो अच्छा डियर, देखो आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है, मैं यार फार्मूला है, कुछ नहीं है, सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड W है, डिस्टेंस A फ्रॉम फिक्स्ड एंड है, बता दो भाई ऑप्शन C D क्या है बताओ। देखो ऑप्शन C या D में कंफ्यूज मत होना, कहाँ पे लगा रखा है? स्पैन L तक है, बट लोड कहाँ लगा है? एट अ डिस्टेंस A, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। A डिस्टेंस पे लगा है, जहाँ तक डिस्टेंस वहाँ तक का आप लेंथ लोगे, ठीक है। अब क्या रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट में क्या इन्होंने कन्फ्यूजन किया, ये कैसे पीछे आ गया? शेपन क्वेश्चन फिर से क्यों दे रहा है? सपोर्ट इज सेड टू बी नॉन लिंक, क्वेश्चन सीक्वेंस थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्या? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ डियर। 8 है, 9 है, ठीक है। वैसे इसके बाद हमें 2 ही 3 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे लगाना है, तो हम लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सीक्वेंस 10, सपोर्ट इज सेड टू बी नॉन यील्डिंग, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, क्या ज़रूरत है इसको करने की, पता ही होगा। 7 वाला फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे, देखो 7 का क्वेश्चन इन्होंने 6, अच्छा 7 लगाया नहीं था वहाँ पे, इन लोगों ने सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया था भाई, लगा लो चलो फिर से। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L, ठीक है, कैरिंग इतना लोड है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली लोड रिप्लेस्ड बाई कंसंट्रेटेड लोड W एट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, उसको क्या किया इन्होंने? रिप्लेस कर दिया कंसंट्रेटेड लोड से, सच दैट इट प्रोड्यूस सेम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर सेम।
बस सेम करना है। तो रेशियो उन्होंने पूछा है कि रेशियो कितना आएगा, W से स्मॉल w का रेशियो कितना आएगा, विल बी। ठीक है, देखो इजी है यार, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज पकड़ो। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपने फार्मूला देखा था, WL/48 आया था, EI यूडीएल या फिर पॉइंट लोड, याद है कुछ? नहीं याद है। ये तब आएगा जब पॉइंट लोड रहेगा, जब यहीं यूडीएल लग जाए तो 5/384, तो वहाँ पे देख लो, ये चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी। फिर से एक बार देख लो यार, चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। देख लो, सब दे रखा ना, 5/384 दे रखा है यार, बिल्कुल। ये कब था, यूडीएल लग जाए तब। हमको इसमें चलना है और इसमें, बस यही दो चीज़ें करनी है और ईजी है, कुछ भी नहीं है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बस आपको, क्योंकि आपकी कन्फ्यूज़न मतलब हमारी कन्फ्यूज़न। ये है आपका डियर पॉइंट लोड की वजह से। अब दूसरा क्या है, W स्मॉल L⁴ कर दो, L⁴, ठीक, यहाँ पे 5 और 384 EI कर दो। क्या बोला है, एट अ सेंटर सच दैट प्रोड्यूस सेम डिफ्लेक्शन। जब सेम डिफ्लेक्शन मार रहा है तो बराबर कर दो, इक्वल कर दो, जो वैल्यू आएगी देख लेंगे हम, दोनों को इक्वल कर दो। जब दोनों को इक्वल करोगे तो कुछ कट पिट जाएगा, जब कट पिट जाएगा तो थोड़ा सा ऐसा लिख लें, क्या सुंदर 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 लिख लें डियर। चलो लिख लेते हैं, हम क्या करें, हम इधर लिख लिए, ठीक है, इक्वल साइन लगा दे, लगा दिया। अब W से W कैंसिल नहीं करना, क्योंकि रेशियो निकालना, रेशियो ऑफ W टू W, कैपिटल W से स्मॉल w का रेशियो निकालना, L क्यूब कट जाएगा, बचेगा 1L, EI गया घर अपने। ओके, 48 से कुछ मल्टीप्लाई कटी पटी कुछ होगा, कटेगा 8 8 चौक 32, 8 64, बिल्कुल कट जाएगा, 8 से कटेगा तो आया 5 और आपका 8, आपका L इधर आया कैपिटल W अपॉन स्मॉल w। रेशियो पूछा है 5L/8 किसी में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है डियर, क्या था, कुछ था, नहीं था, फार्मूला याद रहेगा, कर लेते होगे डियर। नेक्स्ट, सपोर्ट इज सेड टू बी नॉन यील्डिंग। कब नॉन यील्डिंग कहेंगे किसी सपोर्ट को, देखो जब किसी सपोर्ट पे जो है वहाँ पे कोई स्लोप ना हो, कोई स्लोप आए ही ना, मतलब वो पूरा टच रहे, इंडस्ट्रियल पूरा टच रहे, सपोर्ट पूरा टच रहे। जैसे कि फिक्स बीम में कहानी होती है, ये कहानी डियर फिक्स बीम में होती है। फिक्स बीम आपने देखा होगा ना, फिक्स बीम कहानी जो होती है फिक्स बीम में, यहाँ पे जब डिफ्लेक्शन होगा तो इस पॉइंट पर टच ही रहता है पूरा। मीन्स क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, इट कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ रिएक्शन, नहीं, कुछ अमाउंट रिएक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, हमको स्लोप से मतलब होता है। कि नॉन यील्डिंग किसे बोलते हैं, होल्ड द बीम फर्मली, नहीं, पकड़ तो मजबूत होनी चाहिए, वो अलग बात है, बट किस रीजन से हम उसको नॉन यील्डिंग कहते हैं। इट फ्रिक्शनलेस, गलत बात। द बीम हैज जीरो स्लोप एट द सपोर्ट, बिल्कुल, दिस पॉइंट इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी जो बता रहा है वो स्लोप के बारे में बात कर रहा है डियर, स्लोप के बारे में बात कर रहा है, यही बात हमें जरूरत थी, इतना काम था हमें, हो गया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि चेंज इन द स्लोप, इजी है यार, फार्मूला देख लो, M/EI डायग्राम बिटवीन द दोस 2 पॉइंट्स, थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन थ्योरम है, मोमेंट एरिया मेथड है। डी इज करेक्ट आंसर डियर। ये सारी पॉइंट्स थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो, देर आर 3 मोमेंट इक्वेशन वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड। 3 मोमेंट इक्वेशन किस में आता है, न यूलर, न मोहर, न हार्डी, क्लेप्रॉन में आएगा डियर। 3 मोमेंट जो उनकी इक्वेशन होते हैं उसमें 3 मोमेंट चलते हैं डियर। नेक्स्ट क्या देखा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैरीज पॉइंट लोड लगा रखा है मिड स्पैन पे, अनदर आइडेंटिकल बीम बी कैरीज सेम लोड बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लोड लगाया और यहाँ पे यूडीएल लगाया, ठीक, सेम बीम है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो ऑफ, बड़ा इजी है क्वेश्चन यार, अभी क्वेश्चन इस टाइप का लगाए थे, पॉइंट लोड पे अगर है, अच्छा निकालना क्या है हमें, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अच्छा दोनों में डिफ्लेक्शन निकाल देना है तो निकल जाएगा। पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन कितना आएगा, 48 EI जाएगा ना, बिल्कुल, WL/48 EI आएगा डियर, बिल्कुल 48 EI आएगा। यूडीएल की वजह से कितना आएगा, स्मॉल w। अब यूडीएल पूछा है, सेम लोड बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर स्पैन, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन
ऑफ द बीम कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और आपको यहाँ पे लेना है आइडिया, जब यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोड कौन सा बोला है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपको लेना है। तो वहाँ पे क्या लगाओगे 5.384 करके करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी वहाँ से, और WL/4 कर देना, बस काट पिट करोगे तो देख लेना, जो आएगा आंसर लगा देना, टिक मार देना। कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल। यार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, इजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं, उसको छूने मतलब होता है नहीं, देखते ही आंसर मिल जाता है। अब देखो ये क्या बोला है, टोटल इलास्टिक एनर्जी ऑफ बीम ऑफ लेंथ L हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बात कर रहा है? कौन सा इक्वेशन सही होगा इसमें? सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे हम? देखो ऑप्शन ए कुछ नहीं, अगर इंटीग्रेट करो, देखो ऑप्शन सी गलत दिया हुआ, 0 to L इंटीग्रेट है ये, और m² कर दो, 2EI कर दो डियर, और डेल एक्स, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, अगर इसको कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगा U, टोटल स्ट्रेन एनर्जी U। ये फार्मूला था, कुछ और नहीं था, ये केवल और केवल फार्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर दे रखा है, डिफ्लेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर बार। यूनिफॉर्म सर्कुलर बार है, डायमीटर D है, लेंथ L है, विच एक्सटेंड बाई एन अमाउंट अंडर टेंसाइल पुल W एंड इट कैरीज सेम लोड एंड, ठीक है ना, सारी चीज़ें हैं, मिड स्पैन पे है। अब क्या निकालना है इसमें, E की बात कर रहा है, करने दो। डिफ्लेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर बार है, बार कैसा सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर नहीं। इस पे इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने एक और लगाया था, वो कैसा था, रेक्टेंगुलर था। यहाँ पे कहानी क्या है, सर्कुलर की कहानी है, तो सर्कुलर की कहानी के लेके हम आगे बढ़ेंगे। अब इन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि कौन सा बीम है, तो हम जब कुछ ना बोले तो आप सिंपली सपोर्ट समझ लेना, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है ना। तो सिंपली सपोर्ट बीम पे, अच्छा लोड कहाँ लगाया इन्होंने, टेंसाइल पुल W एंड वेट इट कैरीज सेम लोड एट मिड स्पैन। दो बार कहानी चलनी है, हम मिड स्पैन में मान लेते हैं लगा है, सिंपली सपोर्ट बीम पे मिड स्पैन पे। तो वैल्यू कितनी आती है, जब वैल्यू 48 EI आती है, बिल्कुल 48 EI आएगी, WL/48 EI आपकी वैल्यू आती है सिंपली सपोर्टेड बीम में। ये क्या था, डिफ्लेक्शन था। अब E ले लो, मीन्स क्या है, वो एक्सटेंड हो रहा है, मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है किसी बीम में तो आपको फार्मूला पढ़ रखे हो कि PL मीन्स WL/AE। अरे यार ये वाला फार्मूला, डेल्टा L चेंज इन लेंथ, WL/AE, बस यही फार्मूले की बात कर रहा हूँ डियर, कोई और फार्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो डियर डेल्टा L की जगह हमने E लिख लिया, डेल्टा L की जगह हमने E लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है, ठीक है ना। डेल्टा L की जगह हमने E लिखा है, अब E लिखा है, अब W लिख दो, L रहने दो। एरिया कौन सा लोगे भाई, एरिया देखो यहाँ पे एरिया की कहानी क्या है, सर्कुलर बार है, सर्कुलर बार में है तो एरिया क्या आएगा पता ही होगा सभी को भाई, π/4 d² आएगा। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक आई थिंक नहीं होनी चाहिए, तो ले लो भाई, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो π/4, या फिर रहने दो, ए का शायद ज़रूरत नहीं पड़े, कट जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हम ए ही रहने देते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको। अब बाकी यहाँ पे जैसे उसमें आई का वैल्यू रखे थे, पुटअप कर देते, यहाँ पे आई की वैल्यू पुटअप कर दो, WL/48 कर दिया भाई, ई रहने दो। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, π/64 d⁴, π/64 d⁴, ठीक है। यही चीज़ें करनी थी डियर, इसको काट के हम लाते हैं नीचे पार्ट को, फिर दिखाते हैं आपको। पूरा आ गया तो यार, चलो कोई नहीं, वो नहीं आएगा यार, फिर से हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इस पे चला गया है। तो यार करते हैं इसको, क्या है कि y इधर हम लिखते हैं, y को हम लिखते हैं इधर WL/48 रहने दो भाई, और E रहने दो, 48 रहने दो, पाई रहने दो। अच्छा एक बात सुनो, π/4/64, इसको अगर आप चाहो तो कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या, एरिया अगर लो, πr² एरिया होता है क्या, A को r² करोगे, A क्या होता है πr², मतलब कहीं ना कहीं इसको लिखते हो πd²/4, इतना लिख सकते हो ना, बिल्कुल। तो इतना यहाँ से काट लो, इस वाले पार्ट से इतना काट लो, अब इसको सेट करके लिखो, तो πd² रहने दो, और 16। कहानी देखो, कुछ समझ में आ रही है यार, ए की जगह तो πd²/4 हो गया, तो इतना हो गया, अब 16 × 4 = 64 होता है, वही चीज़ मिल रही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बस हम यहाँ पे यही पुटअप करेंगे, ए लिख दिया,
पाई को हटा देना भाई, पाई को आप हटा दो, पाई को हटा दो, हम सीधे a लिखेंगे यहाँ पे और आपका मिलेगा डी स्क्वायर, 16 को कर दो ऊपर, 16 यहीं लिखो, कट जाएगा अभी। अब काट कूट के कुछ करो डियर, आप यहाँ पे 16 3 ज़ा 48, ठीक है। अब करोगे आप WL³ अपॉन E हुआ, A हुआ और D स्क्वायर, Y मिल गया यहाँ। निकालना क्या डियर, आपको निकालना है डिफ्लेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म। अच्छा, आपको इसके फॉर्म में वैल्यू निकालनी E, L और D के फॉर्म में, ठीक है, हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। डिफ्लेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर बार ऑफ डाया D लेंथ L विच एक्सटेंड इतना, ठीक है, टेंसाइल व्हेन कैरीज द सेम लोड एट मिड स्पैन। अब देखो आप यहाँ पे y की वैल्यू आपको मिली है, तो ये a है ना। अब यहीं से आप केवल कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले में पुटअप कर दो वैल्यू, यहीं पे पुटअप कर दोगे तो आपको ईजिली मिलता जाएगा। आप देखो WL अपॉन ए है, WL अपॉन ए ई यहीं पे पुटअप करो आप, WL अलग रख लो, L स्क्वायर को अलग रख लो और ए ई को हमने लिख दिया ऐसे, और D स्क्वायर हो गया। L स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर मिल गया अलग, बिल्कुल मिल गया। और ये पार्ट क्या है आपको, उनका E पार्ट है यहाँ से, तो ये E हो जाएगा। और अब देख लो यहाँ पे y इक्वल टू E इंटू L अपॉन D आया क्या डियर, बिल्कुल आपको मिल रहा है। कुछ चीज़ें 3 छूटा हुआ, 3 देख लो, 3 हमने इस लिखा नहीं था, 3 ही आएगा साथ साथ 3, तो आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। और आंसर कौन सा है आपका डियर, आंसर इस तरीके से फिर आपका, आप चाहो तो ठीक है, सी आंसर आपको दिख रहा होगा, उन्होंने अंदर कर दिया, हमने बाहर कर दिया, बस और कुछ नहीं किया है। चीज़ें क्लियर है क्या, बिल्कुल डियर क्लियर है। चलो तो इसमें इतना ही क्वेश्चन लगाते हैं, बाकी हम अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए चलते हैं, उस पर क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रिंसिपल स्ट्रेस के क्वेश्चन देखना है, क्योंकि डिफ्लेक्शन में इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए। ज़्यादा एक ही जगह से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो कंप्लीट हम लोग का नहीं हो पाएगा 20 डेज़ के विदिन, ठीक है ना डियर। तो हम लोग डियर अब निकालने चल रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस के क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की कहानी क्या है, वहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, उसी के तहत हम लोग को चलना होता है, सीखना होता है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर काफ़ी, क्वेश्चन छोटे होते हैं बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आपको आता है वहाँ पे पूरा का पूरा एंगल का खेल होता है डियर, जिसको एंगल समझ में आ गया है वो क्वेश्चन निकाल ले जाएगा। अब क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाई, प्रोड्यूस होगा प्योर शियर स्ट्रेस की कहानी की डियर, प्योर शियर स्ट्रेस की कहानी है यहाँ पर, देखो समझो सुनो। बोला स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस, फर्स्ट ऑप्शन टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है। बी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन के बाद कहानी करेंगे। सेकंड ऑप्शन बी है इक्वल टेंशन इन टू डायरेक्शन, इक्वल टेंशन, चलो हम एक ब्लॉक बनाते हैं, पहले एक ब्लॉक बनाया मैंने, ब्लॉक पर लोड लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अगर इक्वल टेंशन करें, साथ साथ आपको मोहर सर्किल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उससे चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी, ठीक है ना। कि हम मोहर सर्किल थोड़ा आपको बना के दिखा भी दें तो शायद आपके लिए समझना आसान हो जाए। ये आपकी एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, निगेटिव नीचे इधर इधर, ठीक है। अब स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस, कब प्योर शियर स्ट्रेस आएगा। अच्छा, प्योर शियर स्ट्रेस का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई नॉर्मल स्ट्रेस की कहानी ना हो, केवल और केवल कुछ डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, इधर भी टाउ, इधर भी टाउ, यहाँ नेगेटिव टाउ, यहाँ पॉजिटिव टाउ। प्योर शियर स्ट्रेस की कहानी ऐसी कुछ आएगी तब माना जाएगा सब कुछ सही चल रहा है कहानी। और ये कब आएगा, ये मोहर सर्किल ऐसा कब बनेगा, जब इधर लोड और इधर लोड और इधर का लोड, इधर का लोड, ये सब, अगर ये सिग्मा तो ये सिग्मा, सिग्मा सिग्मा ही हो, और टाउ हो टाउ हो, टाउ कर लो सिग्मा कर लो, बात बराबर है। अगर ऐसा केस है, वैल्यू इक्वल हो बट अपोजिट इन नेचर हो, तो इधर सिग्मा गया इधर भी आएगा, तब ऐसी कहानी आएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, इक्वल टेंशन इन टू डायरेक्शन, कभी इक्वल टेंशन टू डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। एट राइट एंगल नहीं, इक्वल कंप्रेशन नहीं, इक्वल दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं, कंप्रेशन टेंशन, टेंशन इन वन डायरेक्शन
एंड इक्वल कंप्रेशन हो, कंप्रेशन इक्वल हो बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक टेंशन हो एक कंप्रेशन हो, तो ऑप्शन इज करेक्ट। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बोला है शियर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन जीरो, बच्चा बच्चा जानता है भाई, चैप्टर स्टार्ट होता है प्रिंसिपल प्लेन किसे बोलते हैं, जहाँ पे आपका शियर स्ट्रेस जीरो होता है। ओनली और ओनली आपका नॉर्मल स्ट्रेस उस प्लेन में होना चाहिए, नो शियर स्ट्रेस विल बी प्रेजेंट on that plane is known as principal plane. Okay, point is clear. Okay, are you getting my point? Dear next, तो ऑप्शन कौन सा था डियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या बात हो रही, इफ नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कहानी है अच्छी है, फार्मूला है, फार्मूले को एक्सप्लेन किया है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स लोड्स ऑन ए बार सिग्मा 1 सिग्मा 2 दे रखा है। अरे यार ऑब्लिक प्लेन लोगों पे निकालना है, फार्मूला क्या आता है, मतलब कि एक ब्लॉक है उस पर सिग्मा 1 लगा है सिग्मा 2, लो बना दूं नहीं तो आप भूल गए होगे आई थिंक। ब्लॉक है सिग्मा 1 इधर लगा है और सिग्मा 2 इधर लगा है, सब कुछ ठीक है ना भाई। तो नॉर्मल कंपोनेंट अब कहाँ निकालना है, स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन थीटा डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडनल लोड, कहाँ से निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल लोड कौन सा होता है, ये दिस लोड इज योर लॉन्गिट्यूडनल लोड, दिस लोड इज योर लॉन्गिट्यूडनल लोड। तो ऑब्लिक प्लेन अपन का कहीं यहाँ है, यहाँ से एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है भाई, इतनी कहानी पता है ना, बिल्कुल पता होगी ही आपको। अब इतनी कहानी आपको पता है तो कुछ चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, बिल्कुल कुछ चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोला है भाई तो यहाँ से करते जाओ और निकालते जाओ, वैल्यू आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे आपको ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन में लगा रखा ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 लॉन्गिट्यूडनल भी है और आपका लॉन्गिट्यूडनल है और आपका ट्रांसवर्स है, तो वैल्यू फार्मूला क्या आता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस का, निकालना क्या है नॉर्मल स्ट्रेस, हाँ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यू क्या होगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा एन की जो वैल्यू आती है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस 2 थीटा, इतनी वैल्यू आती है क्या, कॉस 2 थीटा, यही वैल्यू आती है ना। इसी को केवल क्या किया, इस ऑप्शन ने थोड़ा चेंज करके लिखा, ये वाला फार्मूला में कुछ लोग याद रखते हैं बट इस फार्मूले को याद रखो, वैल्यू आसानी से निकलती है, थोड़ा सा इसी को चेंज कर दो आंसर मिल जाएगा। ये सिग्मा 1 है प्लस सिग्मा 2 लिखो बाई 2 करो, यहाँ 1 है ना, 1 को अगर हम चाहें ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, कुछ लोग डायरेक्ट उसको भी करते हैं तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा, वैसे आंसर भी आएगा, कर लो भी देख लोगे। अब यहाँ से क्या है, इसको थोड़ा सा कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैथ्स है, मैथ्स चल रही है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 करोगे तो ये आएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सबको इसको ब्रैकेट वगैरह हटाओगे, सब सॉर्ट आउट करो, कुछ ना कुछ एक कट जाएंगे, वैसे देखते ही कट जा रहा होंगे। यहाँ सिग्मा 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से सिग्मा, देखो सिग्मा 2 का स्क्वायर थीटा और सिग्मा 2 का स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो जा रहा होगा आपका, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ चीज़ें आप देखोगे यहाँ पे करोगे तो आपको ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अच्छा एक बात और आप देख लो, एंगल का जो लोचा था ना, यहाँ पर एंगल का लोचा, आप जहाँ जहाँ एंगल है ना वहाँ पे 90 माइनस थीटा कर देना, आप वहाँ पे आप 90 माइनस थीटा कर लेना, वैल्यू आपको खुद ब खुद मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है डियर ना, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, बस ऐसे ही करना था यार, इजी था क्वेश्चन, टफ नहीं था। तो ऑप्शन आपको कौन सा मिल जाएगा वहाँ से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, सभी को पता है यार, प्रिंसिपल प्लेन और प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, ब्लॉक बनाते हैं दिखाते हैं फिर, ठीक है ना, लाइन ले लो। एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, मैक्सिमम शियर भी बनाने की कोशिश करते हैं। देखो एक ब्लॉक के अंदर जो ये वाली लाइन होती है वो मैक्सिमम शियर देती है, डायगोनल वाली लाइन। अगर ये नॉर्मल है, ये पॉइंट, ये दोनों, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है, ये आपका प्रिंसिपल प्लेन है, तो आपके ये दोनों लाइन जो ये है और ये आपकी क्या होगी, शियर वाली होगी, मैक्सिमम शियर प्लेन होगा, शियर प्लेन, मैक्सिमम शियर प्लेन, वो भी मैक्सिमम वर्ड लगा देना भाई दोनों में, मैक्सिमम
मैक्सिमम शियर प्लेन। ठीक है, अब देखो आपको एंगल दिख गया हुआ, एंगल कितना है, एंगल आपको दिख रहा होगा कि इसके बीच का एंगल कितना है, यही तो पूछा है ना, एंगल बिटवीन। तो इसके बीच का एंगल 45 एक मिल रहा है, एक तो 45 दिख गया होगा आपको ईजिली। अब अगर आप घुमाओगे मतलब कहीं ना कहीं आप यहाँ से आगे देखो तो 45, तो यहाँ से दूसरा क्या मिला, यहाँ से दूसरा आपको मिल जाएगा 135। ये दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ना, इसलिए 135, तो 45 तो है नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चीज़ें क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें भाई आगे, चलो आगे। टेंजेंशियल दे रखा है, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड थीटा डिग्री है टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स से इंक्लाइंड है। ठीक है भाई, कर दो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मे बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करने पे क्या चीज़ें मिलेंगी, इसको देखो। देखो डियर, कुछ पॉइंट्स हैं, देखते जाओ, समझते जाओ, सुनते जाओ, आपको मिल जाएगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट हमें निकालना है, कौन सा कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस मीन्स टाउ निकालना है आपको। ठीक है, ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड है, कहाँ पे, थीटा डिग्री पे, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, जो ब्लॉक आपका बनता है। ये डायरेक्शन ऑफ लोड है, मान लो लोड लगा हो, कोई पी लगा है, अब इसी पे इंक्लाइंड है, डायरेक्शन थीटा यहाँ दिया है, जब थीटा यहाँ दिया होगा तो 90 थीटा कर देते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर सिग्मा एन निकालते तो वैल्यू कितनी आती, पी बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो आता, और टाउ निकालते तो कितना आता, पी बाई 2a साइन 2 थीटा, मतलब कि ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और सीरियस स्ट्रेस इतना आता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग नॉर्मल स्ट्रेस, मीन्स कि पूछा कि ये गया है कि हिंदी भी देख लो, झुके हुए समतल पर, छोड़ो हिंदी यार आप लोग पढ़ लेना। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड थीटा डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स में भी ऑब्टेन्ड किया जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग द नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस में मल्टीप्लाई करके कुछ फाइंड आउट करोगे आप टेंजेंशियल कंपोनेंट। इतना बोला है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ऑप्शन क्या कुछ सेट होता है क्या, देखते हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट की कहानी देखा जाए तो अगर आप देखो यहाँ पे P बाई ए, साइन थीटा को ब्रेक कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो ये जो फार्मूला निकाला गया ये तब था जब एंगल यहाँ से लिया गया हो, मीन्स कि आपका प्लेन ऑफ लोड से, हम डायरेक्शन ऑफ लोड से लिए हैं, तो ये भी चेंज हो जाएगा, आपको ये चेंज होके बन जाएगा डियर P बाई ए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा P बाई ए कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है ना, तो क्या मल्टीप्लाई करने से, नॉर्मल स्ट्रेस से क्या मल्टीप्लाई करने से आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट मिल जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस में क्या मल्टीप्लाई करने से आपको, देखो ऑप्शन देखोगे क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा थोड़ा सा ये मतलब अटपटा क्वेश्चन पूछ रखा, क्योंकि यहाँ पे ए बी दोनों ऑप्शन देना चाहिए था, तब जाके ये सही था, साइन थीटा और कॉस थीटा, तब जाके ये ऑप्शन सही था टेंजेंशियल के अकॉर्डिंग, टेंजेंशियल कंपोनेंट में किससे मल्टीप्लाई किया जाए। तो जब सिग्मा एन, क्योंकि ये जो था, और ये नॉर्मल स्ट्रेस मतलब ये डायरेक्ट, एक तरीके से डायरेक्ट स्ट्रेस है, ये P बाई ए डायरेक्ट स्ट्रेस होता है ना कि नॉर्मल। P बाई ए नॉर्मल तो हमारा ये आएगा ऑब्लिक प्लेन पे, डायरेक्ट बोल सकते हो, नॉर्मल उसको बोल सकते हो, बट वो ऑब्लिक प्लेन पे नहीं है, जो ये सिग्मा आता है डायरेक्ट P बाई ए में मल्टीप्लाई किया गया कॉस थीटा साइन थीटा, तब आपका आएगा ए बी दोनों आंसर। बट डी उन्होंने आंसर दिया था, कैसे दिया, ये मिस्टेक क्या किया था उन्होंने नॉर्मल को निकाला, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से दिया था, ये मिस्टेक थी। ठीक है डियर, रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन, फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के वही पूछा है। रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फिर से वही क्वेश्चन रेशियो निकालना टेंजेंशियल का और नॉर्मल का, तो सिग्मा एन आपका आया P बाई ए साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा आता है, डायरेक्शन कहाँ दिया है, मतलब थीटा कहाँ दिया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा टाउ P बाई ए साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा चेंज करेंगे 90 डिग्री लेंगे तो साइन इधर कॉस उधर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रेशियो लेना टेंजेंशियल और नॉर्मल का, रेशियो लो टाउ अपॉन सिग्मा एन, टाउ अपॉन सिग्मा एन लेंगे तो क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल का लेंगे
तो कॉस ऊपर साइन नीचे, ठीक है, कॉस ऊपर साइन नीचे, रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट, इन्होंने जो कहा है रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स, कुल मिला के टाउ अपॉन सिग्मा एन मत करो, सिग्मा एन अपॉन, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा हम चलेंगे। रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, तो सिग्मा एन अपॉन टाउ कर दो, वैल्यू आपको मिल जाएगी साइन थीटा अपॉन, डिवाइड कर दो यार दोनों को, कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा वैल्यू आई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। 140 है डियर, 140 में क्या पूछा है? देखो नंबरिंग जो क्वेश्चन का है इससे परेशान मत होना, ये चैप्टर के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं ना, तो हम पूरे क्वेश्चन नहीं आपको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा हुआ, 20 डेज के अंदर में हमें सारी चीज़ें फिनिश करनी है। इसलिए इफ द नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल, इफ द नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स लोड ऑन अ बार और सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, ठीक है ना डियर? चीज़ें अभी क्वेश्चन ये पहले भी आपको आ गया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी लगाया था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज किया है। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन कितना आएगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट पूछा है। टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, फार्मूला है यार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 साइन 2 थीटा बाई 2, फार्मूला था, कुछ और नहीं था। अब डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू, देखो शियर और जैसे शियर स्ट्रेस अगर मैक्सिमम पूछो, क्योंकि ऑप्शन में क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम टाउ मैक्स की वैल्यू जो आती है वो आती है सिग्मा 1/2, मतलब कि जब यूनिएक्सियल डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा हो तब। ये सब फार्मूले हैं यार, फार्मूले देखो, अगर फार्मूले की लिस्ट आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है हमारा, उसमें ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे, एक लिस्ट में प्रोवाइड कर देंगे आपको। ऑलरेडी प्रोवाइड मैंने कर भी रखा है, जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा वहाँ पे। अब क्या बोला? व्हेन अ मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड लगा, ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू, जो ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 है टू टाउ मैक्स हो गया क्या? बिल्कुल। ऑप्शन कौन सा मिला? हाफ ऑफ द शियर नो, मैक्सिमम शियर नो, ट्वाइस, सी इज करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, टाइम देना कोई मतलब बनता नहीं है डियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट लगा रखा है स्ट्रेंड मटेरियल इफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस 2000 दे रखा है डियर, 2000 दे रखा है, 1000 का दे रखा है, टेंसाइल है, टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं 2000 के और 1000 के लग रहे हैं, ठीक है। देन द इंटेंसिटी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस निकालना क्या है? इंटेंसिटी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है ऑन प्लेन, मतलब कहीं ना कहीं इंक्लाइंड प्लेन पे निकालना है 15 डिग्री पे डियर। किस पे निकालना है? 15 डिग्री पे हमें वैल्यू निकालनी है। चीज़ें इजी हैं, कर लोगे मिल जाएगा। एक्टिंग ऑन द, तो फार्मूला क्या होता है अपन डियर? फार्मूला जो यहाँ पे होता है आप लगाओगे सिग्मा एन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस सिग्मा 1 यानी सिग्मा 2/2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। 15 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ माइनर स्ट्रेस, वर्ड को पकड़ो, यहाँ एंगल घुमाता है। एक्सिस ऑफ माइनर स्ट्रेस क्या होता है? दो एक्सिस होती है, माइनर और मेजर। तो माइनर एक्सिस अपर की ये वाली जो छोटी एक्सिस होती है वो माइनर एक्सिस है। तो यहाँ से एंगल दिया, ऑब्लिक प्लेन हमारा ऐसे, तो यहाँ एंगल यहाँ से दे, मीन्स एंगल कभी यहाँ से दे, कभी एंगल यहाँ से दे थीटा, या फिर यहाँ से दे, बात बराबर, ठीक। तो मतलब फार्मूले में कोई चेंज नहीं करना है, जो दिया है वैसे रखते जाओ। तो 15 डिग्री दिया है, यहाँ 30 कर देना, वैल्यू मिल जाएगी कॉस 30, ठीक। सिग्मा 1 सिग्मा 2 2000 माइनस 1000 कर दो तो भी मिल जाएगा आपको वहाँ 1000/2 और यहाँ पे आपका 3000/2 प्लस डिवाइड करोगे कुछ, ये कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 500 प्लस 500 कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये 250, ये 1500, ये आपका 1500 ईयर 1500 और ये 250 √3। देखो ऑप्शन कुछ मिल रहा है क्या? ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आंसर दिया ही नहीं था इसमें, सारा आंसर गलत था, एक भी आंसर नहीं। वैसे नियरली निकाल लोगे 1500 और √3/2 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 समथिंग ऊपर जाएगा, 1900 से ऊपर ही आएगा आंसर। ओके डियर, नेक्स्ट देखो मटेरियल फेल कब हो सकता है?
मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सीड डायरेक्ट। अब थ्योरी ऑफ फेलियर की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में थ्योरी ऑफ फेलियर के भी क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सीड डायरेक्ट स्ट्रेस, बिल्कुल सही ऑप्शन है। मतलब पूछा क्या है कि फेल कब कब कर सकता है, अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है और डायरेक्ट स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाए तब पर फेल कर जाएगा, बिल्कुल फेल कर जाएगा। और अगर मैक्सिमम स्ट्रेन एक्सीड, देखो मैक्सिमम, मैं तुमको टेबल एक दिखाता हूँ थोड़ी देर में, चलो इतना देखते रहो, टेबल थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। अभी वो टेबल मैंने लगा रखी है, इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सीड करेगा तब पर फेल होगा, मैक्सिमम स्ट्रेन एक्सीड करेगा तब पर भी वैल्यू, तब पर भी फेल कर जाएगा, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्सीड करेगा तब पर भी फेल कर जाएगा। मीन्स ऑल ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दिया है, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट दे रखा है ऑफ स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल इफ थीटा इज, थीटा क्या हो, नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा डिग्री, ठीक है ना, टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल इफ, कब इक्वल होते हैं, नॉर्मल सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू कब नॉर्मल कब इक्वल होगी। ये बात कुछ क्लियर हो रही है, वैसे तो पता होना चाहिए 45 पे होगी, बट चाहो तो आप करके देख लो। P बाई ए और एक डायरेक्शन क्या दिया है, थ्रू टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मीन्स P बाई ए साइन स्क्वायर थीटा, और P बाई ए साइन थीटा कॉस थीटा, इक्वल उक्वल करके देख लो, वैल्यू कुछ आएगी वहाँ से मिल जाएगा। कब इक्वल होगी, तो अगर इक्वल कर लो इन दोनों को, जो वैल्यू आएगी पी ए बाई पी ए कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे, साइन साइन गया घर, साइन बटा कॉस होता है टेन इक्वल टू आएगा 1, टेन थीटा ये 45 हो गया, टेन 45 वैल्यू 1 होती है, हो गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। चीज़ें डियर क्लियर हुई क्या, तो ए इज करेक्ट आंसर। डियर नेक्स्ट दिया है लोकस ऑफ द एंड पॉइंट, लोकस ऑफ द एंड पॉइंट नहीं, एंड ऑफ द रिजल्टेंट दे रखा है, ओके, ऑफ द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन इज, लोकस क्या होगा एंड पॉइंट का, किसके, रिजल्टेंट, नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट का रिजल्टेंट का, एंड पॉइंट का लोकस क्या बनाएगा, सर्किल बनाएगा, एलिप्स बनाएगा, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन। डियर जो उसका रिजल्टेंट का होता है वो बनाता है एलिप्स बनाता है आपका, ना सर्किल बनाता है, ना पैराबोला बनाता है, ना आपका स्ट्रेट लाइन बनाता क्या डियर, वो आपका बनाता क्या, एलिप्स। एलिप्स कैसा होता है डियर, थोड़ा सा अंडाकार, एक साइज, एक शेप। मोहर्स स्ट्रेट थ्योरी इज बेस्ड, किस पे बेस्ड है मोहर्स की स्ट्रेट थ्योरी, बोलता है मटेरियल फेल्स इसेंशियली बाय शियर, बिल्कुल। और क्या ऑप्शन बोल रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज डिटरमिन्ड बाय स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ स्लिप, बिल्कुल ठीक है। फेलियर क्राइटेरियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिटरमिनेट प्रिंसिपल स्ट्रेस, सही, सारे ऑप्शन सही है डियर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या दिया, मोहर सर्किल सिग्मा टाउ प्लेन है, ठीक है। द वर्टिकल डाया कौन रिप्रेजेंट करेगा, वर्टिकल डाया कौन रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, टाउ मैक्स क्या बताता है, टाउ मैक्स यही तो बताता है रेडियस, पूछा क्या है वर्टिकल डाया, बिल्कुल, तो यहीं से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैक्सिमम नॉर्मल नहीं होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो ऑप्शन मिल गया क्या डियर, बिल्कुल ऑप्शन आपको मिल ही गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन हो, कौन सा प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन है, एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, तो ऑप्शन क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रिंसिपल प्लेन है और मैक्सिमम शियर कितना आएगा एंगल, 45, 135, 90 डिग्री, मीन्स कि मुख्य समतल और उच्चतम अपरूपण तल के बीच का कोण। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने करा लिया था ना, कमेंट करके आप ही बता देना इस बार भाई, इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले ही कराया था, कुछ चीज़ें आप बताओ डियर। चल तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका आंसर आप देना। फॉर सच एलिमेंट ओनली अंडर नॉर्मल स्ट्रेसेस रेडियस ऑफ मोहर सर्किल इज, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल क्या होगा, लगा लो भाई, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल क्या आएगा। इस टाइप का मैंने बनाया था एक,
सिग्मा ए बी सब कुछ बराबर है, मोर सर्किल बनेगा, इक्वल आएगा और रेडियस कितना आ जाएगा, मतलब ऐसे आएगा। इधर भी सिग्मा, चले इधर भी सिग्मा, चलो वैल्यू ऐसे कुछ आ जाएगी, वैल्यू ए इज करेक्ट आंसर। सब आसान आसान सा क्वेश्चन है यार। टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फॉर फेलियर ऑफ मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को करने के पहले थोड़ा सा हम इस टेबल को पढ़ते हैं। जो टेबल दे रखी है, एक सीट है, इस सीट को देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको काफ़ी कुछ इसमें क्लियर होने वाला है। जितनी हमारी थ्योरी ऑफ फेलियर होती है ना, 5 थ्योरी ऑफ फेलियर हैं। फर्स्ट क्या है आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है। सेकेंड क्या है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है। थर्ड क्या डियर आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसी का दूसरा नाम है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। फर्स्ट आपकी थी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, सेकंड आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, थर्ड आपकी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, 2 नाम होते हैं। फोर्थ क्या है आपकी टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। और आपकी लास्ट 5 वाली क्या डियर, वो 5 क्या है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो 5 जो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी MPST, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसका एक सब जितने भी थ्योरीज हैं सबके अपने एक अलग अलग नेम है ना, सबके अलग है। तो एक ट्रिक है इसके लिए, आप याद रखो SP DSP, आपको SP भी पता है कौन होता है और DSP भी पता है कौन है। SP के जो नीचे लोअर रैंक के ऑफिसर होते हैं उनको DSP बोलते हैं। इस ट्रिक से क्या होगा ना, आपको पूरी की पूरी टी ऑफ जो है थ्योरी ऑफ फेलियर वो याद रहेगी SP DSP से। तो SP और DSP, SP DSP। S क्या बता रहा है डियर, जो S बता रहा है सेकेंड थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का ट्रिक थोड़ा PS हमने उल्टा नहीं किया। तो MST मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी बता दिया बिल्कुल। अब सेकंड क्या है P मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, P से हुआ। D क्या है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, थर्ड वाली, इसी का दूसरा नाम है शियर स्ट्रेन थ्योरी। और आपकी फोर्थ थ्योरी क्या है टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, स्ट्रेन वाली कहानी यहाँ से हो गई। और ये आपका क्या है MPST मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। अब इतना तो याद रखा, एक इसी के साथ साथ और भी याद रखो। सेकेंड नेम क्या है GT रैंकाइन मिसेज, इनकी जो मिसेज है GT और रैंकाइन जी की, वो कौन है, वो H और V हैं। GT और रैंकाइन की मिसेज कौन है, H और V, हेज और वन मिसेज, ठीक है ना। मिसेज हैं, हेज हैं और आपके वेनन साहब, हेज, मिसेज, वन मिसेज, रैंकाइन और गेस्ट एंड ट्रेस्का। तो ये सारी चीज़ें दे रखा होगा। अब क्या है बाउंड्री से भी क्वेश्चन आता है कि इस वाले में बाउंड्री कैसी होती है, स्क्वायर होती है। सेकंड वाले में हेक्सागन, थर्ड वाले में एलिप्स, फोर्थ वाले में एलिप्स और लास्ट वाले में रोम्बस। मटेरियल पूछता है कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल के लिए सुटेबल है, डक्टाइल के लिए सुटेबल है, डक्टाइल के लिए सुटेबल है, डक्टाइल के लिए सुटेबल है और लास्ट ब्रिटल के लिए सुटेबल होना चाहिए। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है ना, चौथी थ्योरी है क्या ये, SPDSP, S आ रहा टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अब उधर क्या था GT रैंकाइन मिसेस HV हेज साहब, ऑप्शन आ गया D इज करेक्ट आंसर, D इज योर करेक्ट आंसर, D इज योर करेक्ट आंसर। D आपका करेक्ट आंसर है क्या, D आपका करेक्ट आंसर है। कोई कंफ्यूजन आई थिंक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना डियर, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है ना, बिल्कुल आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आप देखो यहां से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी फॉर फेलियर ऑफ अ मटेरियल, ये तो हो ही गया ऑप्शन आपका डियर, ये हो चुके हैं, ये हो चुका है डियर। इसके बाद आपका 51 क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अच्छा शियर स्ट्रेस थ्योरी आ गई, SP सेकेंड थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अब इसमें क्या पूछा है, एट द इलास्टिक लिमिट, इसका सेकेंड नाम पूछा है। सेकेंड नेम क्या है, गेस्ट एंड ट्रेस्का, यहीं से स्टार्ट होता है, SPDSP गेस्ट एंड ट्रेस्का, ऑप्शन ए इज करेक्ट बिल्कुल डियर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इल्ड लोकस कहाँ पे होगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, कौन सी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी की बात चल रही है। तो वहाँ पे जो होता है डियर मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी की बात कर रहा है, तो कौन सी थ्योरी की बात कर रहा है, SPDSP। तो DSP, SP जा रहा है, P पर नहीं हो सकता, S वाला मैक्सिमम प्रिंसिपल नहीं, वो भी नहीं है, तो डिस्टॉर्शन वाली मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मतलब यहाँ पे जो बनता है वो एलिप्स बनता है। बाउंड्री कैसी है, एलिप्स है।
अब डियर नेक्स्ट क्या है 153 क्वेश्चन। इन केस ऑफ बाईएक्सियल स्ट्रेस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज गिवन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस कैसे दिया जाता है? टाउ मैक्स। टाउ मैक्स जो वैल्यू दिया जाता है वो है क्या कि आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ऑप्शन कोई है? डिफरेंस ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, सम ऑफ नॉर्मल नो, हाफ ऑफ सम, नन ऑफ दिस। डी इज करेक्ट आंसर। ओके डियर। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी फॉर द फेलियर ऑफ मटेरियल एट द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी पूछा है डियर। कौन सी थ्योरी? मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। सबसे लास्ट थ्योरी होती है डियर। फर्स्ट आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस, फिर आपकी सेकंड थ्योरी आपकी कौन सी है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, फिर स्ट्रेन एनर्जी, शियर स्ट्रेन एनर्जी, फिर स्ट्रेन एनर्जी, फिर आपकी आती है प्रिंसिपल स्ट्रेस। चीज़ें क्लियर हैं? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? तो वेनन साहब बी ऑप्शन का करेक्ट है। उनका दूसरा नाम क्या है? देखो हर थ्योरी के 2-3 नाम है। संत वेनन साहब ने इसको दिया था, इसलिए संत वेनन थ्योरी भी इसकी बोलते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। अब है ब्रिटल मटेरियल 4 स्क्वायर मीटर क्रॉस, न्यूमेरिकल है। कैरीज एन एक्सियल टेंसाइल लोड 20 टेंस। 20 टेंस का टेंसाइल लोड लग रहा है और 4 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है, लोड भी दे रखा है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द ब्लॉक? क्या होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस? टाउ मैक्स की वैल्यू पूछ रहा है। टाउ मैक्स की वैल्यू पूछ रहा है डियर। टाउ मैक्स कितना होगा? टाउ मैक्स की वैल्यू आएगी और सिग्मा 1/2 आएगी। सिग्मा 1/2 आएगी तो सिग्मा 1 की वैल्यू डियर कितनी आएगी? तो सिग्मा 1 की वैल्यू आएगी वो क्या होता है? W/A। W/A 2 कर दो भाई, कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है। लोड कितना है? 20 टन। 1 टन में कितना होता है? 1000। 3 जीरो बढ़ा दो। एरिया कितना है? 4 स्क्वायर मीटर। आंसर कितने हैं? सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर चेंज करोगे तो क्या आएगा? 100। 100 का स्क्वायर करोगे 4 जीरो बढ़ जाएगा, 4 जीरो बढ़ जाएगा और ये 2 है तो 4 हो जाएगा। डियर क्लियर है क्या? 3 0 से 3 गया घर, ठीक है ना बच्चा? 0 से 0 ये भी कैंसिल। 1.5 5 आया क्या डियर? बिल्कुल 5 आपकी वैल्यू आई है। कोई आंसर नहीं मिला, चलो अच्छी बात, मज़ा आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी फॉर द फेलियर ऑफ मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पहली थ्योरी का नाम होता है रैंकाइन थ्योरी। सेकंड नेम आपको मिल गया होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब डियर क्या है नेक्स्ट? शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी जो थ्योरी थी उसी का नाम है। तो ये यहाँ पे कौन सा होगा? वन मिसेस। डी इज करेक्ट आंसर। शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। टोटल 5 थ्योरी हैं। एसपी डीएसपी को याद रखो, सब कुछ निकल जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस को कंप्रेसिव स्ट्रेस में डिवाइड करोगे? नहीं। टेंसाइल को टेंसाइल से? रॉन्ग। शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेन से? बिल्कुल। भाई जी की बात कर रहा है। ये क्या होता है? शियर स्ट्रेस जो होता है आपका, शियर स्ट्रेस डिवाइड करोगे शियर स्ट्रेन से। शियर स्ट्रेस को डिवाइड करोगे आप शियर स्ट्रेन से। शियर स्ट्रेस को आप शियर स्ट्रेन से डिवाइड करोगे, आपके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगा। डियर यहाँ तक के पॉइंट्स से सारे क्लियर थे। अब आगे जो क्वेश्चन आपके हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक आपको। तो ये सारी चीज़ें डियर यहाँ पे दे रखा था 158, तो इतना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इतने क्वेश्चन हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे इसमें से, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है डियर। इतना हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन लगा लिया है। अब डियर देखो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे सारे हमारे अच्छे क्वेश्चन थे। तो हमने कितने चैप्टर अभी तक डिस्कस किया डियर? जो अभी तक हम लोग डिस्कस किया है, फर्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट में देखा, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस देखा, फिर नेक्स्ट चैप्टर डिफ्लेक्शन और बीम देखा, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप वाले क्वेश्चन, फिर लास्ट मतलब कि आज के जो क्लास में हमने देखा है वो आप लोगों ने देखा प्रिंसिपल स्ट्रेस के क्वेश्चन और थ्योरी ऑफ फेलियर के क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चन को देख लिया। ओवरऑल कहीं ना कहीं जाके अपन 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। मीन्स कि 2-3 क्लास और होगी मैक्सिमम। सोम के सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो डियर यहाँ तक था। देखो प्रैक्टिस में यार लगे रहो, आपकी इस टाइम की जो प्रैक्टिस है ना वही रंग लाने वाली है। तो नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम है, जो इतना भी इधर टाइप का आपकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, प्रैक्टिस और रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन यही करते रहो बस, इतना करोगे मज़ा आ जाएगा। बढ़िया, चलो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में एक नई उमंग और नए जो उसके साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखना। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।